मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आज 18 दिसंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पहला शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो कुछ रियल क्वेश्चन हमें मिले हैं, कुछ ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है, इस क्लास को कंप्लीट देख ले और सवालों का आइडिया ले ले कि किस तरह के सवाल आपके सभी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे आ रहे हैं आपके पेपर में। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाला है वो अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। और शाम में 7:05 पे आपके सभी शिफ्टों के आधारित पर आने वाले शिफ्ट के लिए भी क्लास आने वाली है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में किस तरह के और किस लेवल के सवाल पूछे गए थे। तो पहले हम लोग जीके प्रश्न को देखेंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? भारत का कौन सा स्मारक यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क ये शामिल है, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है ये भी शामिल है, जंतर मंतर जयपुर वाला ये भी स्थित है। लेकिन जो जंतर मंतर नई दिल्ली वाला है ना, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में से किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था? तो वाडियार का हो गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता है जिसे क्या कहा जाता था? मुगल शासन के दौरान पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। सेवन समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेवन समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? भारत सरकार की अटल पेंशन योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? यानी कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के बीच है? तो 18 से 40 वर्षों के लिए है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 8। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? बताइए। भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा था? तो भाई ईसाई समुदाय। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। न्यायालय की अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? न्यायालय की अवमानना अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1971 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिनका होने वाला है, इस पीडीएफ में 75 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए मात्र 50 रुपए का हो चुका है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ये पीडीएफ आपको जरूर पढ़ना है अपने पेपर से पहले। ओके, ज्यादा समय नहीं है तो ईयर में इस पीडीएफ को आप जरूर देखिए। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, लवड़ी और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और किस मृदा के रूप में जाना जाता है? लवड़ीय और क्षारीय मृदा को स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का भाग पहला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग पहला ये किससे संबंधित है? तो संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का पहला भाग, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कृष्णा नदी किस राज्य में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो आंध्र प्रदेश में। ओके, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का एक एग्जाम्पल है? तो इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एक एग्जाम्पल है? तो ऑक्टोपस है। ओके, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो टिड्डी है, झींगा, ये बिच्छू हैं, ये तीनों भाई अर्थोपोडा में आते हैं। किस संघ में आते हैं? टिड्डी, झींगा, बिच्छू, तो ये अर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस सिंगल मोलस्का संघ का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हैं? कितने भारतीय राज्यों की भू सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? तो 4 राज्यों की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 4 राज्य कौन से? एक गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो दीवाने अर्ज की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसके दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 तक के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वेमपति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया था? नृत्य कला निधि अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो नीना प्रसाद को किया गया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? जैसे नर्मदा है, कृष्णा नदी भी है, महानदी है, लेकिन अलकनंदा नदी नहीं है प्रायद्वीपीय नदी। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को चेक करिए। पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? पावलकुट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? तो मिजोरम राज्य का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बताइए, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो भाई राउत किया जाता है।
ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे पाइका आपका झारखंड का है, चारूसीजा ये मणिपुरी का है, मटकी एमपी का है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? छऊ में, छऊ किस राज्य का है? असम का है। तो इनमें योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे को किया गया था। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1937 में लागू किए गए थे। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देखिए, ये सवाल जो आपके द्वारा दिया गया वही सब सवाल हम करा रहे हैं। ओके, तो भाई आप इस नंबर पे जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, इस नंबर पे अपना क्वेश्चन प्लीज आप जरूर राइट करिए। ओके, इस क्वेश्चन आपके द्वारा दिया गया जो कि सभी स्टूडेंट बोले कि इसी टाइप के क्वेश्चन सर पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे? तो निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिए थे? तो नरसिम्हन समिति ने। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए क्वेश्चन नंबर 30। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, तो नदी की इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को चेक करिए क्वेश्चन नंबर 31। खनिज और इसकी साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। परफेक्ट आंसर दीजिए। देखिए, लौ अयस्क बेलाडीला बिल्कुल ठीक है, सिल्वर जावर ठीक है, कोल झरिया ठीक है, लेकिन बॉक्साइट खेतड़ी के लिए गलत है भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सोने की खान है भाई खेतड़ी में, जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से प्रोबा 3 मिशन किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? भाई हर शिफ्ट में आपको मिशन से सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रोबा 3 मिशन किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV C-59 के द्वारा छोड़ा गया था। ओके, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। निम्नलिखित में से 98वीं बाघ परियोजना कौन सी है? तो साथियों 98वीं बाघ परियोजना कौन सी है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। खो खो विश्व कप 2025 स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? खो खो विश्व कप 2025 स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो सलमान खान बने थे। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 12 गज की होती है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। निम्नलिखित में से सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक। इस सवाल के बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 साहित्य के क्षेत्र में हार्ट लैम्प के लिए किसे दिया गया था? बताइए दोस्त, जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2025 दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, वो भी हार्ट लैम्प के लिए, किसे प्रदान किया गया? तो बानो मुश्ताक को प्रदान किया गया। ओके, तो इस सवाल के ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में 2024 किसे दिया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। 2024 का भी याद कर लीजिए आप, 2025 का भी याद करिए। तो प्रित्जर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में 2024 में सबसे पहले बात करेंगे तो रिकेन यामामोटो को दिया गया था। 2025 की बात करेगा तो लियू जियाकुन को मिला है। ये जो ऑप्शन बी है ना, ये 2025 में मिला है भाई इनको, लियू जियाकुन को। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
39 को देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ये किस नेता का मौलिक विचार था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का मौलिक विचार था। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो साथियों, किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद को कहते हैं देश के लोकतंत्र का मंदिर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। भारत में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? भारत में किस सूक्ष्म वित्त संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के समय की गई थी? तो ग्रामीण सहकारी की। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो साथियों, जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 हुआ था किस स्टेडियम में किया गया था? तो राजगिरी स्टेडियम जो कि बिहार में स्थित है, इसमें आयोजित किया गया था। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को चेक करिए, तो कुछ भाई मैथ के भी सवाल मिले हैं। 5 संख्याओं का औसत 62 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 62, यानी 62 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 की 0 1, 5 6 30 1 31, यानी 310। पहली दो संख्याओं का औसत 48 है, यानी पहली दो संख्याओं का औसत 48 यानी 96 के बराबर हो जाएगा। और अंतिम दो संख्याओं का औसत 52 है, यानी अंतिम दो संख्याओं का औसत 52 है, यानी 104 के बराबर हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए हल करिए। लगभग 95% सॉल्व को हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको बस केवल 5% सॉल्व को कंप्लीट करना है। बताइए कितना राइट आंसर आएंगे? 5 संख्याओं का औसत 62 दे रखा है, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 52 है, यानी 96 और 104 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 200 यानी 310 में से 200 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 110 हो जाएगा, ठीक। यानी भाई जो तीसरी संख्या कितनी होगी? 110 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? 5 संख्याओं का औसत 62 दे रखा है, पहली दो संख्या का औसत 48 यानी 96 के बराबर हो जाएगा, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 52 है जो कि 104 के बराबर हो जाएगा। तो भाई जो पहली 5 संख्याओं का औसत 62 है तो 310 के बराबर हो जाएगा। जो पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या इनका औसत दिया, इनको जोड़कर जो आपके पूरे 5 संख्याओं का औसत दिया उनमें से घटा दीजिए, आंसर निकल के आएगा। तो 96 104 को जोड़ा तो 200 आया, तो 310 में से 200 माइनस किया तो 110 आ गया, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। 120, 200 और 225 का एलसीएम ज्ञात करिए, कितना आएगा भाई? तो 120, 200 और 225 का एलसीएम आपका शायद 1800 आएगा। इसको सॉल्व करिए, 1800 आपका निकल के आएगा। ओके, तो सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। यदि एलसीएम आप निकालना चाहेंगे तो आपका भाई करीबन 1800 आएगा, निकाल के चेक करिए आप। जैसे ये सवाल देखिए, 4 संख्याओं दिया गया है 5, 19, 7 और 25 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके? बताइए दोस्त। ऑप्शन का इसमें आप सहारा ले सकते हैं, जैसे 5 दिया है, 19 दिया है, 7 दिया है, 25 दिया है, तो इनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें अनुपातिक बनाया जा सके? यदि पहला ऑप्शन को हम उठाते हैं, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, इसमें 4 जोड़ेंगे 23, ये तो अनुपातिक नहीं बन रहा है भाई, कटेगा नहीं भाई। यदि दोस्त मेरे हम ऑप्शन बी को चेक करें तो इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको इसमें 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, ये देखिए ठीक हो गया। इसमें 2 जोड़िए 9, इसमें 2 जोड़िए कितना आएगा? 27। तो देखिए 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, ये अनुपातिक में आ गया, यानी बी ऑप्शन को, यानी चारों संख्याओं में 2 में जोड़ा या तो उन्हें अनुपातिक बनाया जा सकता है, जो कि बी ऑप्शन। 2 जोड़ने पर बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, अनुपातिक। देखिए 1:3, 1:3। थोड़ा सा भाई दिमाग लगाइएगा, बेसिक सॉल्व पूछे आ रहे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को चेक करिए।
किस राशि रुपीज में 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा? भाई 240 का साधारण ब्याज हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए ना। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। 240 का साधारण ब्याज यानी 240 तो आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो इसमें प्रिंसिपल पूछा है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है जो कि 8 टाइम 2 वर्ष बटे में 100। इसको सॉल्व कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 30 बार में 2 एकम 2, 15 दूना 30, यानी भाई प्रिंसिपल कितना आएगा? तो 240 का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 1500 रुपया होगा। तो कितने लोग का भाई 1500? पहला ऑप्शन राइट आंसर आ रहे हैं। भाई बेसिक सॉल्व तो सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए इस सवाल में क्या पूछा था भाई आप सभी से। एक निश्चित गुण भाषा में हैव गुड फूड को TIMA के एक रूप में कूटबद्ध किया जाता है। न्यूट्रियस फूड हेल्थी को KALUPE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में फूड को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है? तो दोस्त मेरे आप सभी से फूड का कोड पूछ दिया है ना। तो सिंगल फूड पूछा है तो हम कॉमन चेक कर लेंगे। जैसे देखिए फूड इसमें भी है और फूड इसमें भी है, यानी दोनों में फूड है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में आपको कॉमन भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा कोड में। TIMA KA देखिए KA इसमें भी है, KA इसमें है, यानी पहले के कोड में KA है और दूसरे के वाले कोड में भी KA है। तो फूड का कोड क्या होगा? KA हो जाएगा, जो कि सॉल्व का डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49। और साथियों रीजनिंग में बहुत सारे सॉल्व हमको मिल चुका है। लगभग आपको थोड़ी देर में हम पूरे पेपर का एनालिसिस करवा के दे रहे हैं। रीजनिंग का पूरे 25 नंबर के आ रहे हैं, तो देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व पूछे गए हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 800, 700, 600, 500, 400, 300। सिंपल सवाल है भाई, पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 से संबंधित है। 5 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो दोस्त मेरे जैसे 4 आपका 17 संबंधित है, पहले इनका रिलेशन बना लेते हैं। जैसे भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में एक जोड़ देंगे तो 26 बन जाएगा। देखिए 26 किया है, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, तो 10 का पूछा है तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 100 में एक जोड़ देंगे 101 हो जाएगा, जो कि सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आज का यह पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पल पल अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी प्रोवाइड करना है। ओके, और भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट